आपके सामने कुछ सवाल हैं। ये अभी तक आपने कुछ सिलेबस देखा था, आज कुछ सवाल देखिए पहले। ये 2024 का PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस से पहले क्वेश्चन समझो। लिखता है कि भास की रचना, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक भास की रचना है? आता है तो सही है, नहीं आता है तो गलत है ना? अब आप पढ़ते समय जब भी पढ़ेंगे तो आपको यह दिमाग देखो, आप सिंपली क्या है ना कि आलू को पहचानते हैं तो आलू के ठेले पे खड़ा होना आसान है। आप अगर आलू जानते ही नहीं हैं तो लोगों से पूछेंगे कि आलू कौन सा होता है, आलू वही है, आलू पहचानते नहीं है। अगर आप सवाल को पहचान लेंगे तब जब आप पढ़ेंगे तो आप उससे कनेक्ट कर सकेंगे कि जो आप पढ़ रहे हैं और जिस तरीके से पढ़ रहे हैं क्या उन सवालों के साथ भी हमारी कनेक्टिविटी बन रही है, जो ऑलमोस्ट ये सवाल होते ही है। सिलेक्शन में सवाल का ही रोल होता है, ना कि आपके संसाधन का। बहुत लिमिटेड संसाधन और बहुत लिमिटेड समय में लोग आईएएस बन के नौकरी कर रहे हैं, बहुत लोग अकूत पढ़ाई करके इस सड़क पे घूम रहे हैं। अब आइए सवाल पे चलते हैं। जैसे कह दिया निम्नलिखित में से कौन इनकी रचना है। अगर आपको ये नहीं आता है तो नहीं आएगा। एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये। अगर आप इसको पढ़ेंगे, हालांकि विकल्प इसका सी है, बट पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? पढ़ेंगे कैसे? इधर आइए। इसका करेक्ट उत्तर सी था ना। अगर विश्लेषण करें तो भास संस्कृत नाटककार, उनकी प्रमुख रचनाएं। यहां पर आपने क्या पढ़ा था? भास की रचना। भास की रचना क्या है? अरे यार, चलो ठीक है, वही थी ना। लेकिन भास की, जब भास पढ़ने जा रहे हैं, एनालिसिस क्या है कि भास और क्या क्या रचना किए हैं, है ना? तो आपने पाया कि उन्होंने दो और रचनाएं की, एक रचना और है उनकी, क्या है? एक तो यही था उत्तर, एक ये भी है। ठीक। अब अगर आपने भास की रचना पढ़ रखा है तो विकल्प में ये दे या ये दे? आपने एक तो ये समझ लिया, दूसरा संस्कृत नाटककार थे, ये जानकारी। अब अगला क्वेश्चन अगर इनसे जुड़ा पूछ ले कि भास किस भाषा के रचनाकार नाटककार थे, रचनाकार थे? पाली लिख दे, देवनागरी लिपि हिंदी लिख दे, मतलब चलो हिंदी लिख दे, संस्कृत लिख दे, फारसी लिख दे, तो इसी में एनालिसिस में जाएंगे तो एक और एनालिसिस क्या मिलेगा, ये संस्कृत के हैं। अब यहां पर देखा कि काव्यालंकार, काव्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र, भरत मुनि, महाभास, पतंजलि। बाकी विकल्प का भी यहाँ पे डिटेल। तो आप अगर गौर करेंगे, गौर करना, जब भी आंसर का एनालिसिस, क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं तो यूपीएससी एक सवाल नहीं होता, यूपीएससी एक सवाल में 4 सवाल होता है। अब आप यूके पीसीएस में जाइए, इसी सवाल को लेकर, इसी सवाल को यूके पीसीएस में अगर पूछता है कि महाभाष्य की रचना किसने की थी, हाँ, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी, काव्य अलंकार की रचना किसने की, या, है ना? तो आप इसको अगर जोड़ना चाहेंगे तो आपके एक एक सवाल है कि नहीं है? सिविल सर्विसेज के PYQ को अगर आप एनालाइज करेंगे तो पीसीएस के 1/4 सवाल का हल कर लेते हैं। इसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी, कम मेहनत में ज्यादा बड़ी सफलता। ये समझ गए? इधर आओ। अब ये दूसरा सवाल है, ये 2024 यूपीएससी में जो एंशिएंट इंडिया में आया, मैं उस सवाल की बात कर रहा हूँ। एक जगह सब ला दिया हूँ। सवाल का नेचर पहले समझ लो, पढ़ने घुस जाते हो सवाल का मतलब दूध पहचानते नहीं, दूध का डब्बा लेके घूम रहे हो। उसने किसी ने मट्ठा भर के दे दिया, बोले हम दूध लेके जा रहे हैं। आप पहले उसको आइडेंटिफाई करना सीखो, ठीक है?
इधर देखो, संघभूति, संघभूति ने किस ग्रंथ पर टीका लिखी थी? ये 4 विकल्प हैं। आपको ध्यान होगा तो मैंने बोला था एंशिएंट में पॉलिटिकल हिस्ट्री जैसा कुछ खास बात नहीं है ना? आपने ये चारों का नाम देखा, अगर नहीं पढ़े तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर हम इसको आगे बढ़ें, इसके एनालिसिस में जाएं, प्रश्न आप समझ ही गए। संघभूति, संघभूति का संप्रदाय क्या था? एक तो ये कोई अगर इस तरह का एंगल मिलता है तो आपने क्या किया, है ना, समझ गए ना? उसके बाद संघ के नियम, विनय, गलत विकल्प क्या है? अब आप इसमें से जो देखेंगे ये गलत विकल्प है, लेकिन इस गलत विकल्प में दूसरों के लिए सही विकल्प है। फिर 4 सवाल आ गए, हाँ आ गए ना? तो आप जब भी पेपर को एनालाइज करेंगे तो ऐसा नहीं कि सही उत्तर निकाल के भाग जाएंगे। उत्तर वो गलत है वहां के लिए, लेकिन कहीं और पूछेगा सही कर देगा उसको। हाँ, आकांक्षा कुछ दिक्कत है क्या? हाँ, इधर देखो, इधर आओ इस क्वेश्चन में। बुद्ध के उपनाम गौतम बुद्ध के संदर्भ में लिखित पर विचार करें। नायपुत्र, शाक्य मुनि, तथागत। इन तीनों में 1 2 सही है, 2 3 सही है, केवल 1 3 सही है, तीनों सही है ना? गौतम बुद्ध को आप सिद्धार्थ जानते हैं। कई चीज आप जो आप नहीं जानते हैं वही तो यूपीएससी होता है। जो आप जानते हैं उससे पटवारी तो बना जा सकता है, लेकिन गंभीर जानकारी के बगैर यूपीएससी संभव नहीं है। ये पेपर के एनालिसिस से ही आइडिया आता है। देख लिया, देखो इधर आ जाओ। शाक्य मुनि, शाक्य कुल के मुनि, तथागत बुद्ध का उपनाम, नायपुत्र महावीर, ये 2 नाम हुए ना? तो 2 और 3 सही हुआ। अब नायपुत्र लिखा है ना, और किसको बोलते हैं? महावीर को। अब आपको इसी प्रश्न से ये जानकारी क्या मिली कि महावीर को नायपुत्र बोलते हैं। अब प्रीलिम्स में पूछ लिया कि महावीर का नाम, उपनाम एक नायपुत्र भी था, आप सही करके चले आए। पेपर एनालिसिस कर रहे हैं सिविल सर्विसेज का, सही कर दिया यूपी उत्तराखंड में कहीं जाके। ठीक है ना? कितना सवाल हो गया यार? कितना बताया बेटा? 3 3 हो गया। चलो, पुरातात्विक स्थल, आर्कियोलॉजिकल साइट्स क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ना? चंद्र केतुगढ़ एक प्रमुख बौद्ध मठ था। इनाम गांव एक नवपाषाण स्थल है। सालिहुड्डम, हुंडम बौद्ध स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है। और ये क्या लिखा है? मनगदु सिंधु सभ्यता का स्थल है। इसमें से नहीं पढ़े होंगे तो कुछ नहीं पता होगा, है ना? अब जैसे इनाम गांव एक पाषाण काल का, कह रहा है कौन सा कथन सही है ना? कह रहा है इनाम गांव एक नवपाषाण स्थल है। यहाँ पे आ रहा है अरे यार क्या हो रहा है ये? जब तक इसको न लगा आता नहीं है। साली हुंडम क्या है? बौद्ध स्तूप, गलत विकल्प है। चंद्रकेतुगढ़ व्यापारिक शहरी केंद्र, मठ, मठ नहीं है ये। इनाम गांव नवपाषाण नहीं है, और ये सिंधु का स्थल नहीं है। तो सही क्या हुआ? ये सही हुआ। गलत है क्या ये भी? हाँ,
सही है, यहाँ के हिसाब से अलग दे रहा है, ये सही है। अगर इसको ट्रिक समझें तो साइट प्लस काल और धर्म को जोड़ के चलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये। अब ये इतना चीज पढ़ेंगे ना एंशियंट में, ये सब आप छोड़ देंगे जब आएगा। ना समझ विद्यार्थी क्या करता है, कठिन टर्म्स को छोड़ देता है। आप समझे ना, इस पढ़ते समय ये शब्द आएंगे तो आप इसको आगे बढ़ जाएंगे बिना समझे ही, इसीलिए सिलेक्शन नहीं होता है। इधर आओ, एक आध और होगा क्या पता। पांचवा देखो, उपनिषद और पुराण। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपनिषद दर्शन पर आधारित है, पुराण मिथक और वंशावली बताते हैं, दोनों श्रुति साहित्य हैं। श्रुति का मतलब समझते हो क्या होता है? हाँ, श्रुति साहित्य मतलब जो सुन के लिखा गया हो। आपने बोला सुन के लिखा गया है, जैसे गौतम बुद्ध अगर प्रवचन दे रहे हैं और आपने सुन के लिखा, वो श्रुति साहित्य हो जाएगा। आरण्यक जो जंगलों में लिखा गया है, ऐसा समझ में ना। हाँ, जैसे टीचर क्लास में क्या करता है, लिखाता नहीं है, 3 घंटे लेक्चर देता है, विद्यार्थी 4 पन्ना लिख लेता है, वो श्रुति साहित्य है, सुन के लिखा गया साहित्य। ठीक, कौन सा कथन सही है? ठीक, 1 2 है, 2 3 है, 1 3 है, तीनों सही है। इधर आओ, उपनिषद क्या है? दर्शन है। पुराण क्या है? मिथक वंशावली है। पुराण क्या है? स्मृति, श्रुति नहीं है। पुराण स्मृति है, श्रुति नहीं है। स्मृति का मतलब जैसे मैं बचपन की चीज अभी लिखूं, वो क्या हो जाएगा, वो मेमोरी की चीज हो गई। हम कक्षा 5 में पढ़ते थे तो ऐसा था। अभी आपको कल मैं बता रहा था कि जब मैं सिविल सर्विसेज का रिजल्ट आता था और मैं ऐसे ऐसे, वो स्मृतियां थी वो। तो वो कह रहा है श्रुति कौन सा है, तो इसमें श्रुति और स्मृति, तो ये स्मृति है पुराण, स्मृति श्रुति नहीं है। तो पुराण, अब उत्तर क्या बताया इसने, केवल 1 2। तो श्रुति वेद उपनिषद स्मृति रामायण महाभारत पुराण, आप समझ गए। रामायण महाभारत पुराण किस पे लिखे गए हैं? स्मृतियों के आधार पर। और श्रुति वेद और उपनिषद क्या है? सुना गया है, सुनने के आधार पर लिखा गया है। तो जब इसके भाव को, इस पर अपना एक फोकस बना लेंगे, तब ये चीजें बड़े आराम देने लगेंगी। नहीं, वहां पर्याप्त है इतना कंफ्यूजन, है ना। चलो, ये खत्म हो गया। ठीक है, खत्म हो गया ना। 5 सवाल थे ये, 2024 में 5 सवाल आए थे ये एंशिएंट इंडिया से। 1 साल का ये पेपर था। और मेरा अंदाजा है कि आप अगर 24 में देने जाते तो एक भी इसमें से ना कर पाते, 26 में भी। अगर ये 26 में आया होता तो हमें नहीं लगता कि बात सही होता है इसमें। इसीलिए लोग 10 12 ठो कर पाते हैं 2 साल की तैयारी के बाद भी। तैयारी के पेज में जाइए। अब जैसे ये चर्चा हो गई ना, तो अब आप एंशिएंट इंडिया में जाएंगे तो आप कठिन सवाल को पहले पढ़ेंगे, मोदी साहब की स्टाइल में। कठिन को आप पहले करेंगे। जितने कठोर कठिन शब्द आते, वो तो अलग खोजता ही नहीं, इतिहास कब से पूछ रहा है। इतिहास नया थोड़ी लिख दिया आपने, लेकिन फिर भी सवाल निकाल लेता है वो। ठीक है, चलो थोड़ा पीछे चलेंगे अब। ये आया, ये क्या है? हम्म, ये वही खुल गया कि बड़ा नहीं होगा क्या? हो जाएगा। ये है यूकेपीसीएस का, यूपीएससी था। ठीक है, कल कहाँ थे तुम? इधर देखो, यूकेपीसीएस 2024, 24 का मतलब समझ रहे हो ना, ये लेटेस्ट वाला जो एग्जाम था। इसके बाद अभी एग्जाम प्रीलिम्स होना है 26 का, 25 की कोई वैकेंसी नहीं थी, 26 का होना है, जिसका मेन 27 अप्रैल का है, ये 2024 वाले का, उसका प्रीलिम्स का पेपर है।
एंशियंट इंडिया के क्वेश्चंस हैं, उसको हम लोग चलते हैं थोड़ा एनालाइज करते हैं। ठीक है, उत्तराखंड पीसीएस 2024 प्रीलिम्स एंशियंट इंडिया के पूछे हुए सवालों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करते हैं। समझ गए, पूरी कहानी है। क्वेश्चन में आओ, और अभी आपने यूपीएससी को 2024 को एनालाइज करके देखा, ठीक, इसीलिए 24-24 लिया कि थोड़ा सा ठीक था, तारतम्य बैठे, 25 का भी ले सकता था। तो अभी आपने देखा कि उसमें 5 क्वेश्चन जो यूपीएससी के थे, उसमें हवा नहीं लगने दिया उसने, हवा लगने का आसपास से भी नहीं आने दिया वो। मतलब हमें दरवाजा खिड़की बंद करने की कोई जरूरत नहीं है, हवा डोईवाला के उस तरफ से ही निकल गई। क्यों? बहानिया वाला से इधर आई ही नहीं, और हम इंतजार कर रहे थे कि कुछ इधर भी हिस्सा आएगा। अब उसकी तुलना को करते हुए आप उत्तराखंड पीसीएस के सवालों को जरा देखिएगा, तो आपकी थोड़ी सी अब हवा पानी आपके खिड़की दरवाजे में भी कुछ दिखेंगे। देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन निम्नलिखित में से कौन सा स्थल गोदी के लिए प्रसिद्ध है? नोन एज टॉकवर्ड। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा। देखो बच्चा, जब तक आप है ना टर्म्स को नहीं आइडेंटिफाई करेंगे, मैंने क्या बोला कि बाजार में जाएंगे, आलू आप नहीं पहचानते हैं तो आलू आपके सामने होगा लेकिन खरीद नहीं पाएंगे। आया समझ? संतरा और मौसम्बी के बीच का अंतर अगर आपको नहीं पता है तो संतरा की जगह मौसम्बी, मौसम्बी की जगह संतरा उठा लाएंगे। यही विकल्प में भी होता है, बी की जगह सी, सी की जगह ए हो जाता है, इतने में खेल खराब हो जाता है। तो कंपटीशन एक अच्छी खासी चौकसी है, चौकन्नापन है, उसमें चोकर नहीं बनना है, वरना चोकर रहेंगे ना तो जोकर बना के भेज देगा। इधर देखो, इधर चलते हैं। उत्तर में है लोथल। जानकारी है तो ठीक है, नहीं जानकारी है तो नहीं है। लोथल अपने डॉकयार्ड गोदी के लिए प्रसिद्ध जो समुद्री व्यापार का प्रमाण है। लोथल कहां पर है? लोथल है गुजरात के पास, ठीक है ना, यहीं से आना जाना होता था समुद्री उसमें। क्योंकि हड़प्पा की जो संस्कृति है वहां सिंधु नदी है, समुद्र नहीं है, सिंधु नदी गिरती है समुद्र में, इसलिए डॉकयार्ड नहीं हो सकता। मोहनजोदड़ो में भी यही हो सकता है, कालीबंगा तो यही है, यहां पर भी नहीं हो सकता है। ये सब समुद्र के किनारे नहीं है, लोथल है। अगर आप आइडेंटिफाई करेंगे तो इस शब्द से आइडिया लगा लेंगे। नहीं आता है तो एलिमिनेट करके उत्तर बन जाएगा। कठिन नहीं हुआ, थोड़ा आसान है, पढ़े नहीं है तो कठिन ही हो जाता है। हमने बोला होगा अग्निकुंड कहाँ मिला था? कालीबंगा में। मोहनजोदड़ो में क्या है? और हड़प्पा में अन्न भंडार। ये भी, अब ये तो एक एक नॉलेज हो गया, जब पढ़ेंगे तो और भी चीजें हड़प्पा से जुड़ी मिलेंगी और भी मोहनजोदड़ो से मिलेंगे, बट उससे यूपीएससी से थोड़ा इजी लगा होगा। आगे देखो, वैदिक काल, ऋग वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? हाँ, सरस्वती नदी का ऋग्वेद में सबसे ज्यादा उल्लेख मिलता है। प्रारंभिक वैदिक सभ्यता में सप्त सिंधु क्षेत्र है। यहाँ दो जानकारी हो, प्रारंभिक सब वैदिक सभ्यता में सप्त सिंधु सिंधु क्षेत्र, और लेकिन जब आएंगे वैदिक काल में सरस्वती नदी का सबसे ज्यादा उल्लेख मिलता है, इसलिए पावरफुल मानी जाती है। ठीक। बौद्ध धर्म, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म, ये वही है क्या? देखो, बौद्ध धर्म लिखित में से संस्थापक कौन है बताओ? हाँ, गौतम बुद्ध। ठीक है, समझ में आ गया ना? देखो कितना आसान है ये पेपर। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के, अबे यार, संस्थापक। अशोक संरक्षक था, संस्थापक नहीं, है ना? बहुत खुद बौद्ध धर्म को अपनाया था वो। अरे, इधर देखो, अब बताओ,
जैन धर्म का प्रतीक चिन्ह। हाँ, तुम बताओ। चलो कमल, कोई बात नहीं, कमल बता दिया इन्होंने। और हाँ, पढ़े नहीं है तो अब भी नहीं करे, उसमें क्या करना है? देख लिया क्या है? अहिंसा का हाथ चक्र, यह अहिंसा और धर्म चक्र को दर्शाता है। क्वेश्चन बना ले ना। हाथ में चक्र जो अहिंसा और धर्म चक्र को दर्शाता है, इसका किस धर्म से संबंध है? उल्टा कर दे सवाल। अब क्या टिक करेंगे? इसी सवाल को उलट दे। आओ इधर। मौर्यकाल, अर्थशास्त्र का लेखक बताओ कौन है? चाणक्य। चलो मैथनीज ने क्या लिखा था बता दे। हाँ, कालिदास ने। हाँ, एक आधा और बताओ। अभिज्ञान शकुंतलम कला बताओ। हाँ, कुमार संभव भी है। और बताओ। रघुवंशम है। हाँ, मल्लिका अग्नि। और इतने में पास हो जाएंगे आप, टेंशन मत लीजिए। इतने में हो जाएगा। ठीक है, चलो। चाणक्य हो चुका था, कोई नहीं, इसको छोड़ते हैं आगे। गुप्त काल, देखो एक एक सवाल हर जगह से आ रहा है। हाँ? ना, वैदिक काल से भी आया, सिंधु घाटी सभ्यता से आया, मौर्य काल से आया, अभी गुप्त काल से आ रहा है। आ रहा है ना सवाल? शायद दो सवाल पूछ लिया गया वहां से, एक जैन पे भी पूछ लिया, एक गौतम बुद्ध पे भी पूछ लिया। गुप्त काल, दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? हाँ, नहीं नहीं, बताने दो इनको, इनकी मर्जी भाई, इनकी मर्जी। मथुरा का है आपने? हाँ, क्या? मोनिका कहाँ लग रहा है? दिल्ली। मोनिका का दिल्ली क्यों चला है? दिल्ली में। और दिल्ली। और तुम बताओ दीक्षा। दिल्ली में। और तुम बताओ, ये क्या नाम इसका, दिव्या। दिल्ली है। और संजना, दिल्ली तुम्हारा है? दिल्ली है, सबका है। अच्छा, एक ने कहा मथुरा, बाकी ने कहा दिल्ली, है ना? मथुरा क्यों? तो दो तो मेरठ में है, दिल्ली मेरठ हाईवे पे है। वो फिरोज शाह लाया था, फिरोज, फिरोज तुगलक लाया था। अशोक का स्तंभ उठा के लाया था वो। तो मथुरा में कहाँ है वो? दिल्ली का लौह स्तंभ गुप्त काल चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। यह जंग रोधी तकनीक के लिए प्रसिद्ध है। और आप जरा समझिए, कह रहा है दिल्ली का स्तंभ, तो दिल्ली नहीं कहेंगे। हाँ, मतलब ऐसे कैसे कर रही है आप? आलू की सब्जी सामने है, आदमी कह रहा है आज आलू की सब्जी बनी है, तुम बताओ ये कौन सी सब्जी है? हाँ, नहीं नहीं, कढ़ाई में, कढ़ाई में आलू की सब्जी बनी हुई है, और बनाने वाला कह रहा है कि आज आलू की सब्जी बनाई है, तुम बताओ ये कौन सी सब्जी है? वो खुद बता रहा है कि आलू की सब्जी बनी हुई, तुम बताओ ये। अब आप उसको अलग से भिंडी नाम दे रही हैं ना। देखो कितना सरल क्वेश्चन था ना ये। हम्म, खत्म हो गए। कितने क्वेश्चन थे? 6 क्वेश्चन।